नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस को कैसे हम इसको यूज़ करें वो हम देखते हैं। इसमें हमने क्या लिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये जानना चाहता है कि क्या जो नंबर ऑफ ईयर्स है क्या वो सैलरी को इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं। तो ये बाइवेरिएट रिग्रेशन का केस है जिसमें 50 का डेटा लिया है हमने और नंबर ऑफ ईयर्स और सैलरी दोनों जो डेटा है हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये मैट्रिक फॉर्म में। तो इसको हम समझने के लिए इस केस स्टडी को अभी हम देखिए डेटा को ओपन करेंगे और डेटा की ओपन करने के बाद सबसे पहले इसके एजम्पशंस हम चेक करते हैं और एजम्पशंस अगर फुलफिल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि डेटा हमारा एलिजिबल है रिग्रेशन एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए। अब ये देखिए हमारे पास ये फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस। तो इस फाइल के ऊपर हम बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस रन करेंगे और ये अपडेट हमने किया, इसको अपडेट करने के बाद इस फाइल को हमें इंपोर्ट करना है और इसके ऊपर ही हम लोग अपना बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस यूज करेंगे। ये हमारे पास फाइल आ गई। अब इसको हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फाइल बड़ी है मेरी ये, तो बार बार पूरा वो ना लिखना पड़े डेटा फाइल, तो इसको हमने शॉर्ट में कर लिया माई डेटा के नाम से। अब माई डेटा के बाद जो है हमें डेटा का स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो ये स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल जाता है कि डेटा का नेचर कैसा है। तो ये हमने स्ट्रक्चर के थ्रू पता चल गया कि हमारे जो दोनों वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे मेट्रिक फॉर्म में है, न्यूमेरिक या मेट्रिक फॉर्म। अब मॉडल हमें टाइप करना है यहाँ पर। मॉडल के बाद जो है यहाँ पे लीनियर मॉडल की हम बात कर रहे हैं और ये माई डेटा और डॉलर साइन और हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सैलरी है और हमने इसका जो कंपेयर किया है वो दूसरा जो वेरिएबल है नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। ये वाला जो वेरिएबल है हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सैलरी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पर लिखना चाहिए। अब ये मॉडल आ गया हमारे पास। मॉडल का जो आउटपुट है हम देख रहे हैं ये इंटरसेप्ट की वैल्यू और ये हमारा जो है ये एक जो रिग्रेशन कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं बाइवेरिएट रिग्रेशन में, ये हमारा वैल्यू उसका आ गया। ठीक है। अब ये समरी जब हम करेंगे तो पूरी और डेटा का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा हमारे पास। ये मॉडल हमने किया यहाँ पे टाइप और मॉडल टाइप करने के बाद एंटर। एंटर करने के बाद देखेंगे हम कि ये रेजिडुअल्स आ गया, मिनिमम और ये फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम। ये डेटा के डिस्पर्सनेस के बारे में बता रहा है और ये हमारा जो है डेटा ये इंटरसेप्ट है और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है हमारी ये वो है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या पी वैल्यू हमारी जो है जैसे 2.57 और ई की पावर -11, मतलब 2.57 से पहले 11.0 होंगे तो ये तो डेटा हमारा पी वैल्यू 0.05 से कम है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी पी वैल्यू लेस देन 0.05 है। इस तरीके से हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना है। अब इसके बाद जो है हम डेटा की जो हमारे एजम्पशंस हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। पहला जो एजम्पशंस है हमारा डेटा की लीनियरिटी से रिलेटेड है। डेटा की लीनियरिटी हम फाइंड करेंगे। ये देखिए तो ये डेटा हमारा लीनियर है या नहीं है ये हमें पता चल जाता है। इसमें हमने देखा है कि ये जो जीरो जो वैल्यू है सारे ऑब्जर्वेशन हमारे इसके आसपास होने चाहिए। ये जो डॉटेड लाइन हमें दिख रही है इसके पैरेलल में ही सारी वैल्यूज है, तो हम कहेंगे डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड जो है जो दूसरा है वो है हमारा नॉर्मलिटी से रिलेटेड कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो ये डेटा जो है ये बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एरर टर्म का है, ना कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेरिएबल का। तो ये एरर टर्म हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे हम एरर टर्म या रेजिडुअल्स।
तो सारे ऑब्जर्वेशन इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। थोड़ा सा डेटा जो है डेविएट हो रहा है, बिल्कुल परफेक्टली हमारा डेटा ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शो नहीं कर रहा है। तीसरा है इसमें हमारे पास ये हम जो देख रहे हैं ग्राफ के थ्रू, इससे हमें पता चलता है कि जो कांस्टेंट वेरिएंस है एरर टर्म का वो है या नहीं है। इसमें कोई एक ट्रेंड इसमें नहीं होना चाहिए। डेटा का जो डिस्पर्सन है इसमें बेसिकली हम होमोस्कैडास्टिसिटी हम डेटा की निकालते हैं। तो डेटा हमारा जो आ रहा है जो डिस्पर्सनेस है वो जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो मोर और लेस ये डेटा हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लाइन के अक्रॉस। तो हम कहेंगे कि डेटा हमारा यहाँ पर जो होमोस्कैडास्टिसिटी का एजम्पशन भी फुलफिल कर रहा है। फिर इसके बाद जब हम फोर्थ बार एंटर करेंगे तो ये डेटा का जो हमारा इन्फ्लुएंसेस केसेस है वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस अपर राइट ट्राइंगल या लोअर राइट ट्राइंगल की जो डिस्टेंस देख रहे हैं इसे हम कुक्स डिस्टेंस कहते हैं। और कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन या केस इसके अंदर आ जाता है ऊपर अपर या लोअर ट्राइंगल के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये हमारी स्टडी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वेरिएबल, और इस तरीके के वेरिएबल्स को हमें अपनी स्टडी से हटा देना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है। हालांकि ये जो है 47 है या 14 नंबर का है वेरिएबल, ये हमारे एक्सट्रीम केसेस हैं, लेकिन ये परफेक्टली इन्फ्लुएंशियल केस इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी हमारे स्टडी के नेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर ये वाले वेरिएबल ही इस कुछ डिस्टेंस के अंदर होते तब हम इन दोनों केसेस को डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब रिमूव करने के बाद देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सारे के सारे जो वेरिएबल्स या ग्राफ है एक साथ अगर इसको हमें शो करना हो तो हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। एम फ्रो और इक्वल टू हमने इसमें लिया सी और 2 2। अब हमारे पास जो प्लॉट बनाएंगे वो सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे। ये हमने लिया है प्लॉट, और प्लॉट के बाद ये मॉडल, मॉडल में हमने जो है यहाँ इस तरीके से इसको जब शो करेंगे तो सारे ग्राफ जो हमारे पास एक साथ बनकर आ जाएंगे, और इसको हम अपने स्टडी में एक साथ प्रेजेंट भी इसको कर सकते हैं। ये डेटा की लीनियरिटी के बारे में बता रहा है, ये नॉर्मलिटी, ये होमोस्कैडास्टिसिटी, और फोर्थ वेरिएबल इन्फ्लुएंशियल केसेस के बारे में हमें बता रहा है। और अगर हम फिर वापस प्लॉट अगर इंडिविजुअल फिर से हम करना चाहें इसको, तो यहाँ पर इसको हमने लिखा पर और एम प्रो इक्वल टू सी, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1 1। अब हमारे पास जो भी ग्राफ आएंगे वो सारे के सारे इंडिविजुअल ग्राफ्स आएंगे। और ये हमने देखिए यहाँ पे लिखा मॉडल, और मॉडल लिखने के बाद ये सारे देखिए हमारे पास इंडिविजुअल ग्राफ्स बनने चालू हैं। थैंक यू वेरी मच।